नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय CNLU की शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए सुविधा शुल्क और परीक्षा शुल्क की मांग मनमाना और अवैध है। कोर्ट ने कहा है कि बीते साल छात्रों ने कक्षाओं में भाग नहीं लिया था और कोविड-19 के कारण सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठाया था। जस्टिस PB बंजथरी ने कहा, छात्रों ने कोविड-19 महामारी के दौरान कक्षाओं में भाग नहीं लिया है, इसलिए सुविधा शुल्क और लाइब्रेरी शुल्क के भुगतान की विश्वविद्यालय की मांग इस कारण से मनमानी है और अवैध है कि जब याचिकाकर्ता कक्षाओं में शामिल नहीं हो सके क्योंकि ये कोविड-19 महामारी को देखते हुए उनके नियंत्रण से बाहर था, इसलिए विश्वविद्यालय के लिए कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान छात्रों से सुविधा शुल्क और लाइब्रेरी शुल्क की मांग करना उचित नहीं है। जमानत की कोशिश कर रहे अगस्ता वेस्टलैंड मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि भारत में गहरे संबंध नहीं होना ट्रायल कोर्ट के लिए उसे जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। मिशेल की ओर से पेश अधिवक्ता अल्सो के जोसेफ ने अदालत के समक्ष दलील दी कि मामले में गिरफ्तार अन्य सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, केवल उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया है क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक नहीं है और देश में उनके गहरे संबंध नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सप्ताह केंद्र सरकार से पूछा कि क्या फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के प्रावधानों को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एक वैधानिक अधिसूचना जारी करने के माध्यम से लागू किया गया है या नहीं। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ एक आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 1 पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और उपधारा 3 के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में इस अधिनियम को लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के मामले में FIR दर्ज करने में दिल्ली पुलिस की विफलता और मामले में जांच को अवैध रूप से दूसरे पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने पर नाराजगी जाहिर की। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, इस अदालत को ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आम नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने वाली संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए तत्पर हैं। ये इन जांच एजेंसियों पर आम नागरिकों के भरोसे को कमजोर करता है। पीठ गाजियाबाद की एक महिला की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने यौन उत्पीड़न और बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला ने दिल्ली में GTB एन्क्लेव पुलिस स्टेशन द्वारा जांच बहाल करने की मांग की, जिसने इस अवैध रूप से गाजियाबाद के इंद्रपुरम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया था। याचिकाकर्ता का मामला था कि 23 जुलाई 2019 को उसने GTB एन्क्लेव पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर 2008 से 2019 तक हुए अपने यौन उत्पीड़न और बलात्कार की विभिन्न घटनाओं का खुलासा करते हुए एक FIR दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपों पर 0 FIR दर्ज कर जांच UP पुलिस को ट्रांसफर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति की दोष सिद्धि को रद्द करते हुए हाल ही में कहा है कि किसी व्यक्ति को महज इसलिए गैरकानूनी जमावड़ा का हिस्सा नहीं माना जा सकता कि उसने हत्यारी भीड़ को पीड़ित का ठिकाना बताया था। उस व्यक्ति को गैरकानूनी भीड़ के सामान्य उद्देश्य का साझेदार नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने ये कहते हुए आगाह किया कि अदालतों को अपराध के सामान्य उद्देश्य को साझा करने के लिए अपराध के केवल निष्क्रिय दर्शकों को भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 149 के माध्यम से दोषी ठहराने की प्रवृत्ति से परहेज करना चाहिए। इस मामले में तैजुद्दीन बनाम असम सरकार में अपीलकर्ता उन 32 व्यक्तियों में से एक था जिन्हें एक व्यक्ति की हत्या के लिए IPC की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 324, 302, 201 के तहत अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोर होने का दावा किसी भी अदालत में किसी भी स्तर पर यहां तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किया जा सकता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी की पीठ ने कहा
कि यदि न्यायालय अपराध करने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर मानता है तो उसे उचित आदेश और सजा यदि कोई हो पारित करने के लिए किशोर को बोर्ड को भेजना होगा। किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। अदालत ने आगे कहा, भले ही इस मामले में अपराध 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले किया गया हो, याचिकाकर्ता 2000 के अधिनियम की धारा 7A के तहत किशोर होने का लाभ का हकदार है अगर जांच में ये पाया जाता है कि वो कथित अपराध की तारीख को 18 वर्ष की कम से आयु का था। संसद ने देश भर में सभी निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा विधेयक 2019 डैम सेफ्टी बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। विधेयक बांध टूटने, मौसमी आपदाओं को रोकने और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करने का प्रयास करता है। इस बिल को लोकसभा ने अगस्त 2019 में पारित किया था। राज्यसभा ने गुरुवार को विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक में कहा गया, ये जनहित में समीचीन है कि भारत सरकार को निर्दिष्ट बांध के लिए समान बांध सुरक्षा प्रक्रिया के नियमन को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। विपक्ष ने हालांकि आरोप लगाया कि विधेयक असंवैधानिक है क्योंकि ये राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। इस प्रकार सिफारिश की कि विधेयक को आगे की जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाए। हालांकि इस आशय का एक प्रस्ताव सदन में विफल हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम से प्राप्त 164 सिफारिशों में से 31 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास लंबित हैं, वहीं 7 हाईकोर्ट को भेज दी गई हैं। कानून मंत्री ने ये जवाब माकपा सांसद जॉन ब्रिटॉस द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। प्रस्तुत डेटा से पता चलता है कि 164 सिफारिशों में से कुल 126 केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के पास लंबित हैं। न्याय विभाग 35, प्रधानमंत्री कार्यालय 3, कानून और न्याय मंत्रालय 13 और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 75 अभी तक भेजा जाना है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि चालू वर्ष के दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सलाह पर सरकार द्वारा 55 प्रस्तावों को हाईकोर्ट को प्रेषित तथा वापस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लिए गए फैसलों पर ध्यान दिया और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इसे लागू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणियां की। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि चूक करने वाली संस्थाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करके निर्देशों को लागू करने के लिए टास्क फोर्स और 17 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।